शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज बात करते हैं हम मानक विचलन के बारे में। डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसे मानक विचलन कहा जाता है। आपने इसके पहले मध्यमान विचलन को देखा और चतुर्थांश विचलन को देखा। आज हम मानक विचलन की बात करते हैं, क्योंकि मानक विचलन एक ऐसा विचलन है जो कि हर जगह उपयोग में लाया जाता है अनुसंधान के संदर्भ में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के विषय हो। हर जगह मानक विचलन के द्वारा आंकड़ों के संदर्भ में एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो इसे मीन स्क्वायर एरर भी कहा जाता है। मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन कहा जाता है। यानी जो मध्यमान वर्ग की त्रुटि है, यह इसे मध्यमान वर्ग त्रुटि, मीन स्क्वायर रूट और मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मध्यमान से जो है मध्यमान विचलन वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन जो इसका प्रचलित नाम है वह एसडी यानी मानक विचलन ही है। इस मानक विचलन को स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इस जो मानक विचलन है यह विक्षेपण का मतलब जो उसका विचलन है उसके मापन व व्याख्या की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिससे पदों के विस्तार के साथ साथ अंक वितरण के संदर्भ में सामान्यीकरण होता है। जो पद हैं, आपने जैसे परास के संदर्भ में देखा, रेंज से आप दो बिंदुओं के बीच को जान लेते थे कि दो बिंदुओं से क्या क्या है। हाँ, आप जैसे इसमें जो होता है कि आप ये जो विक्षेपण का जो कि हुआ है किसी आंकड़े का उच्च सीमा से निम्न में सीमा तक, वो आप केवल परास से ये जान लेते हैं कि दो बिंदु क्या है, उच्च सीमा निम्न सीमा रेंज के द्वारा। लेकिन ये एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिससे पदों के विस्तार के साथ साथ अंक वितरण के संबंध में सामान्यीकरण आप निकाल सकते हैं। जबकि आप जानते ही हैं कि जो परास में आप केवल एक उच्च बिंदु और एक निम्न बिंदु, दो सीमाओं को जान लेते हैं, और चतुर्थांश विचलन में आपने देखा था तो उसमें जो मध्य है उसके 50% अंकों या पदों का ही ज्ञान हो जाता है। और जो आप मध्यमान विचलन पढ़े हैं अभी पिछले वीडियो में हमने देखा है इससे संबंधित, तो उसमें देखेंगे तो अंक वितरण की व्याख्या जो है परास और चतुर्थांश से थोड़ा अच्छी तो होती है, लेकिन उसमें भी जो आधार है अंक वितरण के विषय में सामान्यीकरण की शक्ति मध्यमान विचलन में नहीं है। तो इसमें जो है मध्यमान विचलन के मानक विचलन में यह उसकी जो मुख्य विशेषता है कि ये भविष्यवाणी की अनुमति देता है। ये पूरे सामान्यीकरण के संदर्भ में आप सामान्यीकरण की अनुमति देता है। तो यह मानक विचलन कहलाता है। तो मानक विचलन के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो आप जानते हैं जो प्रसामान्य विचलन होता है आप उसका संदर्भित मेरा वीडियो देखेंगे। प्रसंभाव्यता विचलन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के संदर्भ में आप मेरा वीडियो देख करके जान सकेंगे। यहाँ मैं आपको प्रसंग बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं एनपीसी जो होता है वह बेल शेप्ड घंटी के आकार का या ऊंट के कुबड़ के आकार का कर्व होता है, और इस कर्व पर संसार का कोई भी गुण देखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अब इसका एक जो उच्चतम बिंदु होता है वह होता है उस आंकड़े का मध्यमान, और इसके एक भाग को +1 सिग्मा जो इधर जाता है, इधर वाला भाग जो होता है वो पॉजिटिव दिखाता है धनात्मकता को, इधर वाला ऋणात्मक भाग दिखाता है। तो ये +1 सिग्मा का वो दिखाता है, और ये +2 सिग्मा को दिखाता है, और ये +3 सिग्मा को दिखाता है। ऐसे ही इधर आप आएंगे तो इधर -1 सिग्मा, फिर -2 सिग्मा, फिर -3 सिग्मा। बाकी जो इसमें आप जानते ही हैं कि जो ये होता है इसमें आपको 68 पॉइंट समथिंग मिल जाते हैं। कितना? 68.28% +1 से -1 तक हो जाते हैं। 68.28% है +1 सिग्मा से -1 सिग्मा तक जो आंकड़े होते हैं वो हो जाते हैं 68.2%, और +2 सिग्मा से लेकर के -2 सिग्मा तक आप बात करें तो वहाँ तक आप देखेंगे तो +2 सिग्मा से -1 सिग्मा तक 95.44 पद हो जाते हैं। जो भी आइटम्स होते हैं 95.44 हो जाते हैं। और जो +3 सिग्मा है
माइनस, ये देखिए सिग्मा यहाँ आपको मिल रहा है ना, तो ये सिग्मा मानक विचलन के आधार पर ही प्रसंभाव्यता विचलन में आपको यहाँ व्याख्या मिलती है। तो +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक आप देखेंगे तो यहाँ 99.73 तक परसेंटेज हो जाता है। 99.73 के जो डाटा होते हैं, परसेंटेज डाटा जो आंकड़ा होता है उसका इतना परसेंट आ जाता है। बचता है कितना, 100 - 99.73। तो आप माइनस करना जानते ही हैं, घटाना तो आप घटा लेंगे। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ हो गया 2। तो 0.27% जो होता है इसके संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें से कुछ आंकड़े इधर भाग जाते हैं, कुछ इधर भाग जाते हैं, कुछ ऊपर के तरफ होते हैं, कुछ नीचे की तरफ होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो मानक विचलन की उपयोगिता के संदर्भ में मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला कि इसके द्वारा प्रसंभाव्यता विचलन के आधार पर हम आंकड़ों को व्याख्यायित कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जो मानक विचलन है उसका गणन कैसे किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ जो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी बात करें तो कैलकुलेशन के लिए हम उसमें देखें तो उसके 3 फार्मूले मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए सोचा है, क्योंकि यही 3 फार्मूले आपको पर्याप्त हैं। तो पहला फार्मूला आपका है SD = समेशन ऑफ x²/n, जहाँ n x क्या है, ये समेशन ऑफ x²/n में जहाँ स्मॉल x जो है ये मध्यमान प्राप्तांक का जो मध्यमान है, ये प्राप्तांक से अंक समूह से मध्यमान का विचलन होता है। यानी x बराबर आप देखना चाहें तो यहाँ जो x है स्मॉल x = कैपिटल X - m। ठीक है, आप इसे कहीं कहीं d भी देखेंगे, डेविएशन के रूप में भी समझा जाता है। तो d भी आप समेशन ऑफ d² भी समझ सकते हैं। तो समेशन ऑफ x²/n यानी समेशन ऑफ d²/n ये पहला फार्मूला है। ये तब लागू होता है कि जब आपका आंकड़ा जो है, और जब आपका आंकड़ा अव्यवस्थित हो तो इसको यूज किया जाता है। लेकिन अगर कभी मध्यमान का मान, दूसरा फार्मूला है समेशन ऑफ x²/n - c², जहाँ c जो है मध्यमान और कल्पित मध्यमान का अंतर है। ये तब के लिए है जबकि मध्यमान आपका दशमलव में प्राप्त हो जाए। अगर दशमलव में आ जाए तो बड़े गुणा भाग से बचने के लिए यहाँ c² कर लिया जाता है, और यानी ये तब होता है जब x का मान दशमलव में प्राप्त होता है। और व्यवस्थित आंकड़ों के लिए आप देखें जिसमें क्लास साइज होता है तो SD = I समेशन ऑफ FD²/n माइनस समेशन ऑफ FD/n का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले में आपको मैं पहला फार्मूला, चलिए इसको यूज किया जाता है पहले फार्मूले को। तो एक उदाहरण लिया जाए जिसमें देखा जाए कि आप SD की गणना करते हैं तो x आपको मिलेगा, ये तो जानते ही हैं कि केवल आपको x मिलता है। तो x मिलना है तो चलिए x के डाटा को हम देखते हैं। यहाँ 10 हैं, 1 2 3 1 ये आपका x है, 1 2 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 9 10 8 9 10। ये पूरी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ है 10। ठीक है, अब आपको x मिल गया तो आपको करना क्या है, मध्यमान निकालते समय आप d निकालना जानते हैं, तो आपको पहले मीन निकालना है। तो इस मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीन 10 है तो x - m निकालेंगे। तो x - m यानी आप निकालेंगे तब जब आपको मीन ज्ञात हो। तो मध्यमान निकालने के लिए आप इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 2 5 3 8 4 12 5 17 6 23 8 31 9 40 10 50। कितना आया आपका जोड़ने पर मान, आप m जानते हैं तो m बराबर समेशन ऑफ x/n होता है। तो m आपने निकाला तो 50/10 आया। तो कितना आ गया, m आ गया 5। अब आपको दूसरा x निकालना है। आप जानते हैं x = क्या होता है, x - m, ये आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ही। तो चलिए दूसरा आंकड़ा निकालें x - m का। तो x में से m घटाएं 5, 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 - 5 बराबर आया -4।
2 ऋण 5 बराबर आया ऋण 3, 2 ऋण 5 बराबर आया ऋण 3, 3 ऋण 5 बराबर आया ऋण 2, 4 में ऋण 5 बराबर ऋण 1, 5 ऋण 5 बराबर 0, 6 ऋण 5 बराबर 1 आया आपका, 8 ऋण 5 बराबर 3 आया, 9 ऋण 5 बराबर 4 आया, 10 ऋण 5 बराबर 5 आया। अब आपको दूसरा देखना है कि समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे आपने, एक सारणी बनाई। अब इसका वर्ग कर देंगे, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 0, 1 × 1 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25 है। ठीक, ये आ गया सम एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 9 34, 34 4 38, 1 39, 39 1 40, 40 9 49, हाँ 40 9 49 हो गया, और 49 6 कितना आया, 49 6 55, 55 1 56, 55 10 65, 65 5 70 20 90। टोटल कितना आया, समेसन ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर, आप चाहे जो समझिए, चाहे आप इसको एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स की जगह आप समेसन ऑफ डी स्क्वायर लिखिए, यह आपको प्राप्त हुआ 90। तो आप एस डी निकालेंगे तो एस डी इक्वल टू, आप जानते हैं ये फार्मूला लगाएंगे पहले वाले में, अव्यवस्थित आंकड़ा है तो समेसन ऑफ डी एक्स स्क्वायर यानी 90 हो गया, अंडर रूट में रहेगा, अपान एन, एन का मान कितना है 10 है, तो 90/10 किए आप तो अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3। ठीक, तो ये आपका मानक विचलन प्राप्त हो गया 3 का। अब अगर इसको तो आप समझ गए, अब चलिए दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। पहला सूत्र आपको स्पष्ट हो गया कि इसमें आप जानते हैं कि ये x बराबर स्मॉल x बराबर है x माइनस m के, यानी जो मध्यमान आप अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है कि जो मध्यमान आप निकालेंगे उस मध्यमान के आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बात करें हम समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर एन माइनस सी स्क्वायर का। आप जानते हैं कि ये फार्मूला तब प्रयोग में आता है जब मध्यमान का मान दशमलव में आए। तो एक कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें मध्यमान का मान दशमलव में आया हो, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं सहज ढंग से, जिसमें दशमलव का मान, अरे मध्यमान का मान दशमलव में आया है। चलिए एक फार्मूला, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें ऐसा दिया गया हो, समेसन ऑफ, ओके ये मिल गया आपके सामने। एक उदाहरण आपके सामने मिला है जिसमें आपका मान आता है m का 10.5। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप x को लिखेंगे क्योंकि आपको x को ही मिलना है अव्यवस्थित आंकड़ों में। x दिया गया है 3 5 7 9 10, 3 5 7 9 10, और उसके बाद है 11 12 13, 11 12 14 16 18, 11 12 14 16 18। सबसे पहले आपको करना क्या है x का, आप जानते हैं कि इस पूरे क्रम में आपको सबसे पहले संख्या गिननी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10 हैं। अब इसको आपको जोड़ देना है, 3 5 8 7 15 9 24 10 34 1 35 10 45 2 47 10 47 10 कितना आया 57, और 57 4 61 61 10 71 6 77 10 77 10 87 87 8 95 95 धन 10 105 आया। अब जानते हैं कि यहाँ समेसन ऑफ एक्स आ गया 105,
तो m इक्वल टू समेसन ऑफ x अपान n, तो 105/10 कितना आया 10.5। देखिए ये आपकी सरलता के लिए फार्मूला तैयार किया गया है कि ये जब दशमलव में आएगा x का मान तो आप इस फार्मूले के द्वारा सहजता पूर्वक SD को कैलकुलेट कर सकते हैं मानक विचलन को। तो यह 10.5 आया, तो आप जानते हैं कि C का मान क्या होता है। C का मान होता है मध्यमान और कल्पित मध्यमान का अंतर जो हो। तो आपने मध्यमान मान लिया 10.5, ये आ गया आपका 10.5। तो आपको निकालना है x। यदि आप x यानी D आप निकालते हैं तो आपको इस विधा से 10.5 से बड़ा गुणा भाग करना पड़ जाएगा। तो आप C के द्वारा इसको यूज करेंगे, इसलिए आपने मान लिया इसमें कोई मध्यमान दूसरा है। आपने मान लिया कि मध्यमान आपका क्या है, इसमें कोई एक मध्यमान आप मान लिए जिसमें कि आपको C का कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें अज्यूम्ड मीन मान लीजिए, अज्यूम्ड मीन सम कुछ भी मान लीजिए। मान लिए आपने अज्यूम्ड मीन ले लिया कि ये 10 है, ठीक है। आपने 10 को क्या मान लिया, ये आपका अज्यूम्ड मीन है। आप 10 में इसी में से सबको घटा दीजिए। 3 ऋण 10 ऋण 7 आया, 5 में से 10 घटाए, ऋण 5 आया, 7 में से 10 घटाए, ऋण 3 आया, 9 में से 10 घटाए, ऋण 1 आया, 10 में से 10 घटाए, 11 में से, 12 में से, 14 में से, 16 में से, 18 में से। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। 7 × 7 हो गया 49, 5 × 5 हो गया 25, 3 × 3 हो गया 9, 1 × 1 हो गया 1, 0 × 0 0, 1 1, 2 2 4, 4 4 8, 4 × 4 करेंगे आप 16 हो गया, और 6 × 6 करेंगे 36 हो गया, 8 × 8 करेंगे 64 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। आप समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर में सबको जोड़ेंगे। 9 5 14, 14 9, 23 1 24, 1 25, 4 29, 29 6 35, 35 6 41, 4 45 5। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 4 10, 6 16, 16 4 20, 1 21, 1 22, 22 9 31, 31 5 36, 36 9 45, 4 4 8 2 10, 10 1 11 3 14, 14 6 20। कितना है टोटल, 205। टोटल कितना है आपका इसका, 205 है। तो अब यहाँ आप निकालेंगे, तो इसको फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आप SD = हो गया अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 205/n यानी 10 ऋण C स्क्वायर। आप C का मान निकालें, कहीं नहीं निकालें तो यहाँ देख लीजिए। अब 10.5 आपके मीन का मान आया था, इसमें से आपको 10 घटा देना है। तो कितना आया C का मान, ये आया 0.5। तो 0.5 C का मान आया, और C का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो C स्क्वायर हो जाएगा 0.25। तो यहाँ 0.25 C स्क्वायर लिख दिया आपने। और तो ये आ गया अंडर रूट 205 को 20.5 हो गया ऋण 0.25। अब इसको आप घटा दिए, कितना आया, घटाइए 5, ये 0 हो गया, 1 10 में से 5 गए 5 घटा, 4 में से 2 गए 2 घटा, हाँ। तो इधर कितना बचा, 20.25। ये आपका मानक विचलन आ गया 20.25। जब 20.25 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4.5। तो ये आपको जो आप दशमलव में कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, इससे मुक्ति दिलाता। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं, जिसमें व्यवस्थित आंकड़ों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस फार्मूले का पूरा है SD = I × समेसन ऑफ FD स्क्वायर अपान n माइनस समेसन ऑफ इन ब्रैकेट समेसन ऑफ FD अपान n का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले का यूज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा आंकड़ा लेना होगा जिसमें कि आपको पूरा
क्लास इंटरवल से आंकड़ा दिया हो। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें क्लास इंटरवल से मिला हो। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल यहाँ लिखते हैं। क्लास इंटरवल में आप देखिए सीरियल नंबर आप डाल दीजिए या ना डालिए, CI लिखिए यहाँ पर। तो CI सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए CIF आप दो चीज़ें तो आपको मिलेंगी, वो दोनों आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए 65 से 69 का ये पहला वर्गांतर दिया गया है, 65 से 69 का, जिसकी बारंबारता है 2, फ्रीक्वेंसी है 2। दूसरा है 60 से 64 जिसकी बारंबारता है 5, 60 से 64 जिसकी बारंबारता है 5। इसके बाद है 55 से 59 जिसकी बारंबारता है 55 से 59। ये आप जानते ही हैं कैसा आंकड़ा है, इसको मैंने बताया, आप देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में आप जान जाएंगे। 55 से 59 यह 7 है इसकी बारंबारता। और चौथा है 50 से 54 जिसकी बारंबारता 8 है। 50 से 54 है जिसकी बारंबारता है 8, चौथे वर्गांतर की। और पांचवा वर्गांतर जो दिया गया है, पांचवें वर्गांतर की जो बात है वह है 45 से 49 का। और 45 से 49 की जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है वह है 7 की। कितनी है? 45 से 49 जो पांचवा है, उस पांचवा 45 से 49 है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है बारंबारता 7। उसके बाद 40 से 44 है आपका अगला वर्गांतर जिसकी बारंबारता है 5। 40 से 44 एक वर्गांतर है जिसकी बारंबारता दी गई है 5। इसके बाद एक लास्ट है आपके सामने क्लास इंटरवल जो है 7वां, 35 से 39 का इसका है वर्गांतर और इसकी बारंबारता है 2। तो आप इसको जोड़ देंगे तो n इक्वल टू कितना आया? 2 5 7 7 14 14 8 22 7 29 5 34 2 36। कितना आया? 36 आया। n इक्वल टू 36 आया आपके सामने। अब देखिए आपको चाहिए क्या? चाहिए आपको समेशन ऑफ FD², यानी आपको F अलग से चाहिए, फिर D चाहिए और फिर D² यानी FD² चाहिए, D² का डाटा। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए D, फिर क्या चाहिए आपको? D के बाद आपको चाहिए FD, ठीक। FD के बाद आपको क्या चाहिए? FD के बाद आपको चाहिए D²। D² जब आप पा जाएंगे तो फिर क्या चाहिए आपको? FD²। जितने फार्मूले में आप जो फार्मूले में आपको जो चाहिए ये सब आपको सरणी से प्राप्त करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप D निकालेंगे, फिर FD निकालेंगे, फिर F इंटू D² निकालेंगे। तो D निकालना है आपको, सबसे पहला काम है D निकालना। तो D कैसे निकलेगा? इसको आप देखिए डेविएशन क्लास इंटरवल में आप D कैसे निकालेंगे? आपके लिए जो ये संक्षिप्त विधि में है, तो आप यहाँ सबसे पहले D के लिए कोई एक वर्गांतर मानेंगे जिसमें कि आपकी जो है उसका मध्यमान हो। तो उस डेविएशन को 8 के रूप में यहाँ हम मानते हैं कि है, और उसी से देखते हैं कि कितना है। तो आप 8 से लेकर के डेविएशन आप यहाँ ज्ञात करेंगे। तो इसका डेविएशन फर्स्ट ग्रुप का +3 +2 +1। आप यहाँ जो संक्षिप्त विधि में आप इसको दीर्घ विधि से भी लगा सकते हैं। दीर्घ विधि में भी आप जा कर के डेविएशन D = x - m से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ संक्षिप्त विधि में आप जानते हैं कि आप इसके देखिए कितने हैं? 7 हैं। तो इसके बीच वाले वर्गांतर का जो D है डेविएशन, इसको आप जानते हैं बीच वाले वर्गांतर को आपने मध्यमान माना किसी में होगा तो इसका डेविएशन 0 हो जाएगा। और उससे बढ़ते हुए वर्गांतर का जो है वह +1 +2 और +3 हो जाएगा। -1
-2 जो उससे कम वर्गांतर का है उसका डेविएशन -1 -2 -3 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जो उसका मिडल वाला वर्गांतर है, आप उसमें देखें तो मिडल वाले वर्गांतर में आपने देखा कि यहाँ आपको मिला, तो इस तरह से आपको 0 1 2 3 1 2 3 माइनस प्लस में मिल गया। अब आपको क्या करना है, एफडी निकालना है। तो 2 × 3 6 आया, 5 × 2 10 आया, 7 × 1 7 आया, 8 × 0 0 आया, 7 × 1 -7 आया, 5 × 2 -10 आया और 2 × 3 -6 आया। ये आपका एफडी ज्ञात हो गया। अब एफडी में आप जो है इसको टोटल करेंगे, समेसन ऑफ एफडी की ज़रूरत है आपको। तो एफडी इक्वल टू देखिए -6 + 6 को 0 कर देगा, 10 -10 को 0 कर देगा, 7 -7 0 कर देगा। तो समेसन ऑफ एफडी आपका कितना मिला, 0 मिला। वो दूसरा वाला 0 मिल गया। अब आपको डी स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर आप क्या करेंगे, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 0 0 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। अब आप इस डी स्क्वायर की एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ से इससे डी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 9 × 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 18, 4 × 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 7 × 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 8 × 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 7 × 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 5 × 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 5 × 4 20, फिर 2 × 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। अब ये आपका जो समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए 18, ऐसे जोड़ लीजिए 8 7 15 7 22, 22 8 30, 30 3 हासिल लगा आपका, 3 1 4 2 6, 2 8 1 9। आपका समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर प्राप्त हो गया कितना, 90। ठीक है। अब आप उस फार्मूले पे चले जाएंगे सीधे सीधे। आई सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे नहीं, यही आपको बता रहे हैं। एस डी इक्वल टू हो गया, एस डी इक्वल टू कितना हो गया, देखिए आई कितना है इसका, 65 से 69, 65 66 67 68 69, कितना है 5। एक क्लास साइज हो गया 5 × समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर। आपने निकाला समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना आया है, 90 बटा एन कितना आया था आपका। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी का योग किया है, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ कितना है 36 आया है, ये हो गया 36। फिर माइनस समेसन ऑफ एफ डी अपान एन। तो समेसन ऑफ एफ डी आपने देखा, ये समेसन ऑफ एफ डी 0 आया है, दिखाई दे रहा होगा। तो समेसन ऑफ एफ डी, इसका जो एफ डी निकला, डी एफ इंटू डी निकला, इसका योग आपको 0 मिला है। तो 0/36 होल स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट में है। अब यही आप सरल कर लीजिए, आपका मानक विचलन आ गया। चाहे जितना बड़ा क्लास इंटरवल वर्ग अब व्यवस्थित आंकड़ा हो, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हो गया 5 × √90/36 -0। 0 में भाग देंगे तो 0 हो गया। अब इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, हाँ कटेगा, देखिए 6 15, हाँ तो कितना हो गया 5 × √15/6 करेंगे तो 15 छक्का 90, 6 15 में 90, 6 6 36, तो हो गया 5 × √15/3। या आप देखिए 5 × √15/3, यानी जब 15/3 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान आएगा 2.5 का भाग दे दीजिए, कितना आया, पहले 5 × उसको भाग दे लीजिए, सरल कर लीजिए, 6 × 6 भागे 15, 15 में 6 का भाग देंगे तो 6 × 2 12, 3 बचा, फिर 6 × 5 30,
तो कितना हुआ 5 गुणे अंडर रूट 2.5 और 2.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वह आएगा 5 गुणे 1.58। 5 गुणे 1.58 है आपका वर्गमूल आएगा इसका। तो आप गुणा कर दीजिए 5 का, तो 5 गुणे 8 करेंगे तो 5 8 40 और 5 गुणे 5 25, 25 4 29 हो गया और 2 अंक पर दशमलव रहेगा ही, फिर 5 1 5 2 7। तो ये आपका SD प्राप्त हो गया कि मानक विचलन कह रहा है कि जो ये आंकड़े आपके सामने हैं इनमें जो डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप उसको मीन स्क्वायर एरर जो है वह 7.90 का है। मानक विचलन की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं और यह बहुत ही उपयोगी है शिक्षा शास्त्र से लेकर के समाज शास्त्र के हर विषय में। तो आप देख सकते हैं इसको जो है मानक विचलन में अब यह आपका जो प्रकरण है ये पूरा होता है और 7.90 आप कैलकुलेट कर लिया, आपने तीनों विधियों को देख लिया। ये मैंने दशमलव के लिए बताया आपको, ये अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए दोनों है और ये व्यवस्थित आंकड़े का फार्मूला है। तो इस तरह से हमने आज जो है मानक विचलन को कैसे क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझाने का प्रयास आप लोगों के समक्ष किया। आप लोग ध्यान से समझिए, जो बातें न समझ में आए कुछ कहिए, कमेंट बॉक्स में आइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।